Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So here we are in the important question series of our board exam. So our topic is carboxylic acid. तो बच्चों carboxylic acid के important questions है आज हमारे पास. So first question we have, write the IUPAC name. आपके पास कुछ compounds है और आपको इनके IUPAC naming करनी है. अब बच्चों COOH हमारा carboxylic acid group है. जब ये लंबी श्रृंखला में होता है, पेरेंट चेन में होता है, कार्बन अगर चेन के अंदर इंक्लूड करते हो तब तो बोलोगे ओइक एसिड, और अगर ये COOH का कार्बन श्रृंखला के बाहर छूट जाता है तब आप इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. चेन में है तो ओइक एसिड, चेन के बाहर जा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो फर्स्ट कंपाउंड पे चलते. अब देखो यहाँ बेंजीन है और आपके पास COH इंपॉर्टेंट ग्रुप है. अब बच्चों COH जिससे कनेक्टेड है वो कार्बन आपका रहेगा 1. अब यहाँ चले तो 2, यहाँ चले तब भी 2. फिर अगर मान लो यहाँ चलो तो 2, 3, 4, यहाँ से भी बच्चों 2, 3, 4. तो नंबरिंग कहीं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है. अब आपको मिला बच्चों प्रीफिक्स में NO2 ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो. तो बच्चों नाइट्रो है 2 पे, 4 पे और 6 पे. तो 2, 4, 6 3 बार नाइट्रो है तो आप बोलेंगे ट्राई नाइट्रो. और बेंजीन पे COH है तो हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड. तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट सेकंड में तो बच्चों लॉन्ग चेन आपकी 2 कार्बन की है, बेंजीन आपका बाहर रहेगा तो बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बाहर रहता है प्रतिस्थापी के रूप में, तब उसको लिखते हैं फिनाइल, हिंदी में लिखते हैं फेनिल. तो बच्चों COH नंबर 1 कार्बन 2 पे आपके पास है फिनाइल तो आप लिखेंगे 2 फिनाइल. 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो आप इसे लिखेंगे इथेनॉइक एसिड. ठीक है, हिंदी में लिखेंगे 2 फेनिल एथेनॉइक, एथेनॉइक अम्ल, इंग्लिश में आपको लिखना है 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड. थर्ड पे चलते हैं लॉन्ग चेन. तो बच्चों लॉन्ग चेन COH को इंक्लूड करते हुए लेंगे तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है. अब 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, तो ब्यूट 2 इन, चाहे तो आप 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं तो 2 ब्यूटीन. और COH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो पहला ई हटाएंगे ब्यूटीन का और इसमें ओइक एसिड ऐड करेंगे, सो इट विल बी 2 ब्यूटीनोइक एसिड. फोर्थ में चलते COH. देखो लंबी श्रृंखला तो क्लोज चेन है, COH बाहर छूट रहा है बच्चों तो हम इसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे. ठीक है ना. अब ये इस कार्बन से कनेक्टेड है 1 और ये 2, तो देखो 2 पे है मिथाइल तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल. 5 कार्बन और सिंगल बॉन्ड क्लोज है बच्चों. 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए तो साइक्लोपेंटेन पेंटेन है, लेकिन बंद श्रृंखला है तो हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन. ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. और COH अगर श्रृंखला के बाहर छूटता है तो हम इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन श्रृंखला के बाहर छूटा. यहाँ बेंजीन पे COH बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, है ना. बेंजोइक एसिड IUPAC में एक्सेप्टेड है, अदरवाइज आपको लिखना है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सही नाम है. देन बच्चों फिफ्थ में आए. अब इस तरह के कंपाउंड्स हमने एल्डिहाइड में भी किए थे. या तो तीनों को अंदर ले लो चेन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तीनों COH ग्रुप को चेन के बाहर रखो. तो बच्चों लंबी श्रृंखला है ये 3 कार्बन. 3 कार्बन के लिए हम बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन हो गया. COH 3 बार है, श्रृंखला के बाहर छूट रहा है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 बार है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन एग्जैक्ट नंबर बताओ तो भाई 1 पे भी छूटा, 2 पे भी छूटा और 3 पे भी. तो बच्चों प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट CH3 इसका मतलब है CH3 यानी 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों के दोनों इस कार्बन पे है. ठीक है, तो बच्चों ये कार्बन यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये हमने लिख दिया CH3 और अगेन CH3, डबल बॉन्ड CH COOH. ठीक है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की है
COH को नंबर 1 देना जरूरी है बच्चों, तो COH को नंबर 1 दे दी। अब मिथाइल बाहर छूट रहा है देखो 3 पे, तो आप कहेंगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए बच्चों, तो हम कहेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट-2-ईन और COH का सफिक्स है ओइक एसिड, तो 3 मिथाइल ब्यूट-2-ईन ओइक एसिड। यहाँ वापस ऊपर लिखा है वैसे लिख सकते हैं 2-ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट 7th, बेंजीन पे 2 COH है, वैसे तो थैलिक एसिड है, एक बेंजीन पे 2 कंटिन्यूस COH हो तो हम थैलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन IUPAC लिखना है तो बेंजीन पे 2 COH है, तो बेंजीन और 2 COH का सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक नंबर पे है और दूसरा 2 नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट 8 में आते, अब देखो COH भी है, CHO भी है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आपने पढ़ा है कि अगर एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स अनुलग्न और जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रीफिक्स पूर्वलग्न को यूज करते हैं। अब बच्चों COH नंबर 1 ग्रुप है, तो याद रखने की जरूरत है नहीं, नंबर 1 ग्रुप COH है, उसके बाद में जो भी होंगे वो लेस इंपॉर्टेंट होंगे। सो COOH वाला ग्रुप नंबर 1 और CHO वाला 2। अब CHO का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, क्योंकि पूरा कार्बन बाहर छूट रहा है, तो हम कहेंगे 2 फॉर्माइल। और बेंजीन पे COH को या तो आप लिखेंगे बच्चों बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर लिखेंगे बेंजोइक एसिड, तो 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो तुम्हारे पास A से लेके G तक कंपाउंड्स है और आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इजी चीज ये है कि आपको फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है, इनिशिएशन दे रखा है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं, देखो पहली रिएक्शन है आपके पास CH3X, हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना, ड्राई ईथर हिंदी में लिखते हैं शुष्क ईथर। तो बच्चों ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाली रिएक्शन है ना, इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा CH3LgX मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये कंपाउंड हो गया आपके पास A। अब मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड X दिया है आपको तो हैलाइड लिख दे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से, तो हम कहेंगे A तो है ग्रीनियर अभिकर्मक। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको CO2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों CO2 से कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे CO2 में ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और ये तुम्हें पता है Mg पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, कनेक्ट कर दो तो हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ है MgX और C के साथ है CH3, ठीक है। अब CO2 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस भी करना है, तो अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे इसका तो भी सिंपल है, MgX, तो बच्चों MgX के साथ चला जाएगा OH और आपका जो कंपाउंड होगा, एक O कम लिख दिया CH3CO, यहाँ O है, ठीक है, OMgX। अब MgX जो है ये तो चला जाएगा OH के साथ, तो आपके पास रह गया क्या, तो हम कहेंगे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। ये CH3 देखो MgX O पे अटैक करेगा, OMgX कार्बन प्लस इस पे CH3 अटैक करेगा, तो ये आपका हो गया OMgX, ठीक है। फिर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पे MgX और OH बाहर चला गया, तो यहाँ आपका आंसर हो गया CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों A बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और B बन गया आपका कंपाउंड, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड हो गया B एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, अब B की रिएक्शन अमोनिया से कराओ और फिर हीट करो, तो बच्चों अगर B की रिएक्शन एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो
ठीक है, और यहाँ पे हीट नहीं दिया ना, पहले तो रिएक्ट करा के लिखो। तो भी एसिटिक एसिड में अमोनिया मिला देंगे, तो आपको पढ़ रखा है आपने पहले भी कि एसिटिक एसिड H आयन छोड़ेगा, अमोनिया बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन होगी और हमारा आंसर हो जाएगा अमोनियम एसीटेट, CH3COO माइनस NH4+। ये हमारा कंपाउंड है C और इसका नाम आपको लिखना है, NH4 होता है अमोनियम, CH3COO माइनस होता है एसीटेट। सो बच्चों आपका कंपाउंड हो गया C अमोनियम एसीटेट। अब आपको कहा गया कि नहीं C को गर्म करो और D बनेगा, तो अगर तुम इसे हीट करोगे तो इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, है ना, अमोनियम में से H2 और यहां से ले लो O, तो इन दोनों में से H2O बाहर निकाल दो, तो अब तुम्हारा जो कंपाउंड है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, यानी कि आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसिटामाइड। ठीक, अब D हो गया आपका, C हो गया, D पे आप पहुंचे तो आपने देखा भाई C पे अमोनियम एसीटेट था, D पे अमाइड था। अब देखो ब्रोमीन KOH तो बहुत फेमस रिएक्शन नहीं है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से करा दो, हीट भी कर दो, ठीक है, तो याद करो अमाइड ब्रोमीन, अमाइड ब्रोमीन, ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमाइड में तुम्हें पता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का उदाहरण है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हॉफमैन डिग्रेडेशन में ये गायब कर दो बस। ये एग्जाम में कोई लिख के तो बताना नहीं है ना कैसे हुआ क्या हुआ, आपको पता है डिग्रेड करना है, कार्बन और ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, K2CO3 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो फिलहाल तुम्हारा आंसर आ जाएगा CH3NH2। तो बच्चों जो E बना है दैट इज मिथाइल एमीन CH3NH2। ठीक है, अब E की रिएक्शन ये करा रहा है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है टिल्डेंस रिएजेंट। ठीक, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराऊं, ठीक है, तो ऐसे लिखना है, देखो N के ऊपर N, यहाँ O और यहाँ C। ठीक, नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्ट कर दो, तो देखो N के ऊपर N लिखा तो नाइट्रोजन गया, H2 के साथ O है तो बच्चों वाटर भी गया, और फिलहाल तुम्हारा आंसर हो जाएगा CH3Cl, यानी कि मिथाइल क्लोराइड, ये है F। ठीक है, अब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपको करानी है एक्वस KOH के साथ में। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप कराएंगे एक्वस KOH के साथ में, क्या होगा, तो अब तो सिंपल है, अब तो क्या करना है आपको, यहां से K और यहां से Cl बाहर निकालना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, यानी बच्चों ये बनेगा G। ठीक है, तो बहुत लेंदी रिएक्शन थी। A पे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CO2 हाइड्रोलिसिस करोगे, B पे सीधा एसिटिक एसिड, C पे अमोनिया से रिएक्ट करोगे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट को हीट करोगे अमाइड, अमाइड के बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, आंसर अमाइन NH2। E नाइट्रोसिल क्लोराइड हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, बट सीक्वेंस बनाते टाइम बहुत बार आ जाता है ना, मान लो 11th में था तो एनसीईआरटी उसको प्रीफर करता है, 11th में तो पढ़ाई है ना, तो आपको करना है। ठीक है, तो सीखा हुआ काम आएगा बच्चों, तो ये हो गया आपका E। अब एक बार मिथाइल क्लोराइड पे पहुंच गए तब तो G बनाने में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक्वस KOH है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है और आंसर हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों एसिटिक एसिड, राइट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड। तो एक तो है एसिटिक एसिड और आप कह रहे हैं कि भाई एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर लिखे। ठीक है, तो बच्चों एसिटिक एसिड और अगर मैं इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बारे में सोचूं तो देखो एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। तो एक तो इससे हम बनाते हैं एसिड और दूसरा हम बनाते हैं एस्टर। एक बनाते हैं एसिड और दूसरा हम बनाते हैं एस्टर, तो हम कहेंगे एसिडिक एसिड तो हो, एसिड तो कंप्लीट है। अब एस्टर होता है COOR। तो बच्चों अगर मैं COOR बनाने के बारे में सोचूं तो मेरे तो दोनों कार्बन खर्च हो गए, CH3 यहाँ तो हाइड्रोजन इधर, तो ये HCOO है ना बच्चों, इसको आपको फॉर्मेट पढ़ना है।
या आयुबेसी लिखेंगे तो मीथेनॉइट। फिर फॉर्मिक एसिड, आयुबेसी में क्या होता है मीथेनॉइक एसिड, तो HIN चला गया ना, HCOO है तो फॉर्मेट, और आयुबेसी पूछे तो मीथेनॉइट, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या है मिथाइल, तो हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मिथाइल मैथिल फॉर्मेट, हिंदी में इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप फिनॉल और एसिटिक एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मतलब बच्चों एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है ना, बाय नेचर आपको पता है एसिडिक, फिनॉल बाय नेचर एसिडिक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, हालांकि स्मेल से पता कर सकते हैं, है ना, फिनाइल की स्मेल फिनॉलिक होती है और एसिटिक एसिड विनेगर जैसी स्मेल होती है, तो पहचानने में तो आ जाता है, थोड़ा तीखा भी होता है, ठीक है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं माना जाता। तो हम कहेंगे अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम टेस्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। आपको क्या करना है, अ पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड में भी मिलाना है, CO2 में भी मिलाना है। और बच्चों अगर एसिटिक एसिड में मिलाओगे ना तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलेगी, है ना। तो फर्स्ट वाला आपको देगा CO2 एफरवेसेंस, ठीक है, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो बच्चों जहां पे CO2 लिबरेट हुई, है ना, क्योंकि इस फिनॉल बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है, इस वजह से CO2 बाहर निकालने में एबल नहीं है, कंपैरेटिवली ये थोड़ा अच्छा एसिड है, तो हम कहेंगे CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट से तो ये आराम से CO2 को क्या करेगा बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इन दोनों में टेस्ट में आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना है, एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस रिलीज करता है, फिनॉल ड्यू टू लेस एसिडिक नेचर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस नहीं देता है, ठीक है। ये टेस्ट है आपका। नेक्स्ट है हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो तुम्हें एसिटिक एसिड लेना है, ठीक है, और बच्चों एसिटिक एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड में, ठीक है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना आता है तुम्हें, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखेंगे, CH3CO, एसिटाइल ग्रुप लेफ्ट में, CH3CO एसिटाइल ग्रुप राइट में, और बीच में O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब मुझे लग रहा है कि ये एक एसिटिक एसिड से तो यहाँ पहुंचना मुश्किल है, दो दिख रहे हैं ना, CH3CO CH3CO। तो बच्चों अगर मैं दो एसिटिक एसिड ले लूं और उसका डिहाइड्रेशन कर दूं, है ना, अगर मैं एसिटिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट निर्जली कारक हमारा हो जाएगा P2O5, गर्म कर दो हल्का सा, ठीक है। तो हीट करते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर निकल जाएगा, तुम चेक करो पहुंच जाओगे ना वहां पे। तो अगर मैं एसिटिक एसिड का डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कर दूं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है, पहला क्लियर। सेकंड है एसिटाइल क्लोराइड। अब बच्चों एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl आपके पास है क्या, तो हम कहेंगे हमारे पास तो एसिटिक एसिड है, ठीक है। जाना कहां पे है, तो हम कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, यह जाना है, यानी ये चीज तो होनी चाहिए, बस ये OH हटाना है, तो अल्कोहल हटाना है, OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हटाना है, उसकी जगह हेलोजन लगाना है। तो ये तो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 से कराते थे, याद करो, तो हम क्या देखते थे, यहां से क्या बाहर जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा ये HCl गया, ये POCl3 गया, है ना, और ये CH3C डबल बॉन्ड OCl ये रह जाएगा। तो आंसर आपका आ गया, ये एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करा। नेक्स्ट है बच्चों एसिटामाइड। तो एसिटामाइड मतलब लेना तो तुम्हें एसिटिक एसिड है CH3COOH, और पहुंचना तुम्हें एसिटामाइड CH3C डबल बॉन्ड NH2 एसिटामाइड। अब इसके लिए क्या करें,
इसका नाम लिख देती हूँ एसिटामाइड। अब देखो CH3CO ग्रुप पड़ा है, यहाँ पे भी एज इट इज रखना है। अब OH ग्रुप हटाना है, NH2 लाना। अब NH2 का सबसे अच्छा सोर्स अमोनिया, इससे अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर मैं एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म कर दूं तो हमें आंसर मिल गया। अगर मैं एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म कर लूं तो ये तो वाटर चला जाएगा भाई, देखो है ना, और आंसर तो हम कहेंगे एसिटामाइड। ठीक, नेक्स्ट है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अब बच्चों कार्बोक्सिलेट आयन जो है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है आपका RCOO-। कार्बोक्सिलिक एसिड से H आयन निकाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो भाई ये एसिड है, प्रोटॉन छोड़ेगा तो ये बनाएगा RCOO-। ठीक है, और साथ में हाइड्रोनियम आयन, प्रोटॉन तो होता नहीं आपको पता है, इस फॉर्म में रहता है। तो RCOO- को हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक, अब भाई ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए। तो देखो कार्बोक्सिलेट आयन है बच्चों RCOO-। तो देखो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर तो पहले से होते हैं, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं, और माइनस मतलब 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा है। अब रेजोनेंस कैसे होगा, तो बच्चों अगर ये C डबल बॉन्ड हो यहाँ टूट गया तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव होते ही ऑक्सीजन इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दे, बस। तो अब आपको इसको बनाना है, तो हम कहेंगे हो गया RCO नेगेटिव और इस बार डबल बॉन्ड यहाँ है। ठीक, और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर बनाओ, तो जो स्ट्रक्चर है पहले एज इट इज है ना, जो एटम्स है उनको एज इट इज, भाई R था, C था, O था। अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा है ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव है जो सिंगल बॉन्डेड है, सेकेंड स्ट्रक्चर कह रहा है कि नहीं ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव है, सिंगल बॉन्डेड तो दोनों है। तो बच्चों माइनस का एक चार्ज है, पहला स्ट्रक्चर कह रहा है पहले ऑक्सीजन के पास माइनस है, माइनस का एक, और सेकेंड स्ट्रक्चर कह रहा है कि नहीं दूसरे वाला ऑक्सीजन जो है उसके पास माइनस का एक है। तो माइनस का एक चार्ज है और वो मुझे 2 में बांटना है, तो हम कहेंगे -1/2 डेल्टा, -1/2 डेल्टा, और ये भी हो जाएगा -1/2 डेल्टा। अब दोनों ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो बच्चों एक पार्शियल डबल बॉन्ड इधर बना दो, एक पार्शियल डबल बॉन्ड इधर बना दो, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे बात समझ, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, कन्वर्ट मीथेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। तो बच्चों राजस्थान बोर्ड में 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको करना है। अब देखो मीथेनोइक को इथेनोइक में बदलना है, तो मीथेनोइक एसिड आपका रह गया HCOOH। अब पहले तो इसका कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप इसका ये OH ग्रुप हटाओ। तो आप क्या करो, उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस कर दो, है ना, यहाँ H लगे, यहाँ 3H लगे। अब यहाँ OH और H वाटर निकल जाएगा, और यहाँ 3H से देखो है ना, ये कार्बन पूरी तरह से रिड्यूस करो तो ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक, तो आपके पास फॉर्मिक एसिड था, सबसे पहले आपने इसको रिड्यूस किया, तो बच्चों ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल से मान लो मैंने लिख दिया कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपने रिएक्शन पढ़ी ना अल्कोहल में, है ना, जब अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है ना, रिएक्शन होती है विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। तो मैं CH3 को ऐसे लिख देती हूँ CH2H, ठीक है, और ये OH। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो भाई एक तो OH बॉन्ड टूटता है, एक CH बॉन्ड टूट, तो हम कहेंगे पीछे बचा CH2O यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, CH2O तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। बात समझ में आ गई ना। पहले तुम्हारे पास फॉर्मिक एसिड था,
तुमने फॉर्मिक एसिड से ये OH ग्रुप हटाना है, तो हमने कहा ये बॉन्ड स्प्लिट करना पड़ेगा भाई। ये बॉन्ड स्प्लिट करने के लिए आपको करना है रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में मिथेनॉल बना। मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तुम ये नहीं लिखना चाहते तो तुम इसकी जगह पीसीसी लिख दो। पीसीसी भी क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड होगा। पीसीसी में भी हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता, माइल्ड ऑक्सीडेंट है, तो हम कहेंगे ओके। अब क्या करें, तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड कार्बन बढ़ाना है, तो अब मेरे पास एक ही सोर्स है कार्बन बढ़ाने के लिए। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दो, तो देखो C डबल बॉन्ड हो तुम्हारा O पे टूट जाएगा, ये नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम्हें पता है Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, बस कनेक्ट करके लिख दो। फॉर्मल्डिहाइड एज इट इज HCH और O, बेसिक ढांचा तो बदलना नहीं है, लेकिन O नेगेटिव है, MgX क्या है, पॉजिटिव, तो O के साथ आ जाएगा MgX, और ये कार्बन जो है ये मिथाइल के ऊपर, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों अब इसका जल अपघटन कर दो। तो ये रिएक्शन तो हमने देख रखी है कि हाँ ठीक है, MgX और OH निकल जाएगा। अब कहीं ना कहीं तुम काफी हद तक पहुंच चुके हो। देखो CH3 CH2 OH, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, C है, दोनों हाइड्रोजन बंद कर दो तो CH2, सिंगल बॉन्ड OH, तो बच्चों ये है CH3 CH2 OH। तो हम यहाँ इथेनॉल तक तो पहुंच गए। अब अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किया जाए, यहाँ तुमने पीसीसी लिया था देखो, तो एल्डिहाइड बना है ना। अगर मैं पीसीसी की जगह स्ट्रॉन्ग ले लू, लाइक KMnO4 ले लू, K2Cr2O7 ले लू, है ना, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, पहले ये बनेगा एल्डिहाइड में CH3CHO, उसके बाद में क्या बना लेगा CH3COOH। स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है ना, CH3CH2OH ये अल्कोहल है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो भाई CH बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल तुम्हारे को मिलेगा CH3CHO एल्डिहाइड, है ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको यहाँ रोकेगा ही नहीं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो ऑक्सीजन यहाँ एंट्री ले लेगा, और फिलहाल तुम्हारा आंसर हो जाएगा CH3COOH इथेनोइक एसिड। तो देखो स्टार्ट तो तुमने किया मिथेनोइक एसिड से HCOH, और स्टेप बाय स्टेप तुम पहुंच गए कहाँ, इथेनोइक एसिड। अब बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो वापस भी आ सकता है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करोगे। फिर why benzoic acid doesn't show Friedel-Crafts reaction, तो भी बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन पे COH, है ना। अब बच्चों COH है तो बेंजीन तो सारी फ्रिडल-क्राफ्ट देता है, मतलब बेंजीन का हर कंपाउंड फ्रिडल-क्राफ्ट देता है। तो हम कहेंगे हाँ देता है, एनिलीन दे रहा था, फिनॉल दे रहा था, ये नहीं दे, क्यों नहीं देगा, तो ध्यान से देखो COOH ग्रुप जो है, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है जो ये बेंजीन के साथ शेयर करे, उल्टा C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, और ये कार्बन जो इससे जुड़ा है ये पॉजिटिव है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मंगाएगा। तो आपको लिखना है कि भाई ये जो COOH ग्रुप है ना, इसका प्रभाव जो है वो है -M इफेक्ट, -M इफेक्ट शोइंग ग्रुप। -M इफेक्ट मतलब तो हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो भाई जो बेंजीन को, ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को अपना लोन पर ट्रांसफर कर रहा था, वो तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचता है, मतलब ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है। इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। ठीक है, COOH ग्रुप का काम क्या है, ये बेंजीन को लोन पेयर दे तो नहीं सकता, तो बच्चों ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग को लिखेंगे निष्क्रियणकारी या निष्क्रियकारी सम। और ये क्या करेगा, तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा।
ठीक है नहीं, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है। अब उससे भी क्या फर्क पड़ा, तो बच्चों बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या सोच रहे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन इसके होते हुए तो आपको मिलना नहीं इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, है ना, आक्रमण, वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से एक तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, और दूसरा बच्चों कि ये COH ग्रुप जो है ये एसिड है ना। COH ग्रुप जो है इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और आपको पता है फ्रिडल-क्राफ्ट में लुईस एसिड चाहिए होता है, AlCl3 या फिर Cl3ZnCl2। तो ये COH क्या करता है, अपना लोन पेयर उस लुईस एसिड के साथ शेयर कर लेता है, बांध देता है उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अपने साथ जोड़ लेता है। तो COH ग्रुप रिएक्ट्स विद या रिएक्ट्स नहीं करके मैं बाइंड लिख देती हूँ, ठीक है ना, अभी की तो नहीं होती, बंधन बन जाता है, तो बाइंड्स विद लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्यों लिखा, तो बिना लुईस एसिड तुम फ्रिडल-क्राफ्ट कैसे करोगे, और लुईस एसिड को तो उसने पकड़ लिया, अब फ्रिडल-क्राफ्ट तो वैसे ही नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में लिखना है कि भाई COH ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि इसका इफेक्ट -M है ना, ये EWG है, EWG वाला कभी भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों विच इज मोर एसिडिक। अब कॉम्बिनेशन है और तुम्हें बताना है ज्यादा एसिडिक कौन है। अब अगर पहले में देखोगी तो ये एसिटिक एसिड है और ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है। तुम्हें सीधा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये हमारा COH ग्रुप है, इसके साथ कनेक्टेड ग्रुप के इफेक्ट से ही तो सारा काम। तो बच्चों या तो कनेक्टेड होगा EDG या कनेक्टेड होगा EWG। EWG क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो EWG आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम है भाई एग्जाम में, तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन की पॉइंट जो याद रख के जाना है कि भाई EWG एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और EDG क्या करेगा, तो बच्चों EDG अगर कनेक्टेड होगा तो अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगा, इट डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब पहला तुम देख लो एसिटिक एसिड और फ्लोरो एसिटिक एसिड, तो भाई फ्लोरो तो विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन तो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा है, और तुमने कह दिया अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है तो बढ़ जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, है ना भाई, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में तो भाई ये CCl3 ये CF3, CCl3 भी विड्रॉइंग है और CF3 भी विड्रॉइंग है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्लोरीन से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है उतना अच्छा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर देखो HCOH और मिथाइल COH मतलब एसिडिक एसिड, तो बच्चों CH3 ग्रुप तो EDG है ना, मैथिल समूह क्या है, तो वो तो डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, इसे तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो फॉर्मिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है एसिडिक एसिड से, ठीक है। फिर बेंजोइक एसिड, अब यहाँ मिथाइल लगा दिया तो भाई मिथाइल तो डोनेटिंग है, और नाइट्रो लगा दिया तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, विड्रॉइंग है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि भाई विड्रॉइंग है तो ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा, तो सबसे अच्छा एसिडिक ये है ना, मोर एसिडिक। उसके बाद पूछे तो बच्चों ये हो जाएगा, ये फर्स्ट कर देना, ये सेकंड कर देना, फिर ये तो कम करेगा, यहाँ कुछ कम तो नहीं होगा कम से कम, तो ये थर्ड हो जाएगा, तो नाइट्रो वाला सबसे बढ़िया, फिर सिंपल बेंजोइक एसिड, फिर ये डोनेटिंग ग्रुप। फिर है राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब सीधी सीधी रिएक्शंस बतानी है। पहला है सोडियम एसीटेट का डीकार्बोक्सिलेशन, तो बच्चों सोडियम एसीटेट होता है CH3COO, ये तो है एसीटेट, और सोडियम मतलब Na, तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम लेते हैं सोडा लाइम, यानी NaOH
और CaO, ठीक है, NaOH और CaO, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोडा लाइम, ठीक है। अब बच्चों सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दो, तो सोडा लाइम का काम है यहां से CO2 बाहर निकाल, ये CO2 तो जाएगा किसी भी हालत में, तो अब ये CO2 NaOH में मिक्स होगा तो भाई सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा Na2CO3, और बाकी तुम्हें दिख रहा है बचा क्या है, तो हम कहेंगे CH3 और H, बचा है CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया सोडियम एसिटेट का डीकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड है HVZ रिएक्शन, तो HVZ का फुल फॉर्म तो याद है, HVZ है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। HVZ इंपॉर्टेंट है और ऐसे लिखी आती है HVZ रिएक्शन। तो बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड में से अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, अल्फा हाइड्रोजन समझ गए ना, COH का पड़ोसी हाइड्रोजन, उसको हेलोजन से रिप्लेस करना है, और रिएक्शन आपकी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होनी, तो हम कहेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर लेते, COH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट क्लोज वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बच्चों आपको करानी है हेलोजन से, लाइक मैंने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी ले सकते, और साथ में लेना है रेड फास्फोरस, हीट कर, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो ये HCl निकल जाएगा, और बाकी जो वैलेंसी खाली है वहां दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अल्फा पे क्या लग गया क्लोरो, Br होता तो ब्रोमीन, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, आप एग्जाम में X2 लिख सकते हो, वहां X लिख देना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये है आपकी HVZ रिएक्शन, समझ गए, हेलोजन एटम, यहां मैंने X2 लिख दिया, ठीक है, और आप लिखेंगे X2 की जगह पे क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब बच्चों कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, कोई पूछे कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, वैसे तो पूरे मैकेनिज्म से समझाते हैं इसको, लेकिन यहाँ आपसे मैकेनिज्म तो नहीं पूछा, यहाँ तो डायरेक्ट पूछा है, बस रिएक्शन लिख दो। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस होता है करंट पास करना, विद्युत अपघटन, किसका, तो बच्चों सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लो, Na ले लो, RCONA या चाहे K ले लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, सोडियम लवण में करंट पास करनी, विद्युत अपघटन करना है, ठीक, करना क्या है, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RCOONA, डबल चलेगा तो RCOONA, ठीक है। अभी तो सॉलिड करंट पास करेंगे तो हम कहेंगे इसको पानी में मिक्स कर लेते हैं, ठीक, तो हैरो पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब हालांकि रिएक्शन तो ऐसे थी RCOO माइनस Na प्लस, RCO माइनस Na प्लस, तो बच्चों RCOO माइनस एनायन है, एनायन एनोड पे जाता है, Na प्लस कैटायन है कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगा Na मेटल, फिर पानी में जाएगा तो NaOH अलग और हाइड्रोजन अलग। अब वो थोड़ा डिटेल में हो जाता है, तो हमने कहा नहीं, हमने 2 बार ये लिखा 2 बार ये लिखा। अब सिंपल रिएक्शन करो तो देखो, सबसे पहले यहां से बनाओगे NaOH, यहां से बनाओगे NaOH, ये हाइड्रोजन गई, करंट पास करोगे तो CO2 भी बाहर निकल जाएगा और ये CO2 भी बाहर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास रह गया R सिंगल बॉन्ड R, तुम्हारा आंसर सिर्फ ये है R सिंगल बॉन्ड R यानी Alkene। अब CO2 भी बाहर आ रही है, हाइड्रोजन भी बाहर आ रहा है और NaOH भी बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे साइड प्रोडक्ट से मेन प्रोडक्ट है R सिंगल बॉन्ड R यानी कि Alkene। क्लियर? तो ये बच्चों कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है, अच्छा उल्टा, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड। तो अब तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब बच्चों एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, कार्बन संख्या घटानी,
अब देखो, अभी मैंने तुम्हें सिखाया था, पहले मैं इसका सोडियम सॉल्ट बना लेती हूँ, ठीक है, मुझे पता ये एसिड है और ये बेस है, तो हम इसका सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो देखो ये H दे देगा, ये OH दे देगा, और ले देके मेरे पास हो जाएगा सोडियम एसिड। और अभी बच्चों हमने पढ़ा है डी कार्बोक्सिलेशन, सोडियम एसिटेट का वी कार्बोक्सिलीकरण है ना सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो अगर मैंने सोडियम एसिटेट लिख दिया और मैंने एरो पे लिख दिया भाई सोडा लाइम, ठीक है, सोडियम एसिटेट, और एरो पे मैंने लिख दिया सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या था? NaOH और CaO। गरम करो। तो भाई सोडा लाइम क्या करता था, यहां से CO2 बाहर निकालता था, तो हम कहेंगे ये CO2 और ये NaOH में मिक्स हो जाएगी, तो सोडियम कार्बोनेट बाहर, और CH3 और H, तो हमारा आंसर फिलहाल हो गया CH4, मीथेन। ठीक है, अब मीथेन की रिएक्शन बच्चों क्लोरीन से करा दो, हैलोजन से, सनलाइट की प्रेजेंस, है ना। तो पहला प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड तो बनना है, इसमें तो कोई दो राय है ही। अब मिथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से ट्रीट कर देते, है ना। एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH, तो देखो एक्वस KOH से रिएक्ट करते ये KCl बाहर आ जाएगा और तुम्हारा आंसर मीथेनॉल। और अभी तो पढ़ा मीथेनॉल का अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करूं, है ना, पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद में एसिड बनेगा, तो अगर वे प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 ले लेती हूँ या KMnO4 ले लेती हूँ, तो मुझे तो डायरेक्ट पता है ना आंसर फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स तो कॉमन है, मिथाइल क्लोराइड, मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, ये पिछली बार भी किया था। सिर्फ कार्बन घटाना कैसे है, तो बच्चों कार्बन घटाना है NaOH CaO, ठीक है। कार्बन घटाने के लिए आपने यूज किया है सोडा लाइम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको परेशान करेगी रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर ड्रॉ द डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन वेपर फेज। तो बच्चों एसिटिक एसिड का डाइमर, अब एसिटिक एसिड या तो वाष्प अवस्था वेपर फेज, या फिर एसिटिक एसिड को मैं बेंजीन सॉल्वेंट में घोल दूं, तो ये डाइमर द्विलक बनाता है, दो जने जुड़ जाते, रीजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिर्फ डाइमर बनाना है, देखो 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको आना चाहिए भाई। ये हमने बना दिया एसिटिक एसिड एक, दूसरा सेम बना दो उल्टा, एज इट इज CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो बच्चों ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए और ये इसके साथ बनाए, बस। तो यहां हो जाएगा इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो जने जुड़ गए ना, तो इसे हम बोलते हैं डाइमर, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स होके डाइमर बना लेते, सिंपल, इंपॉर्टेंट भी। फिर गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अच्छा ये भी आ चुका है RBC बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है RCOOH, ठीक है, NCERT में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है RCOH। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहना क्या है, पाई बॉन्ड मोबाइल होता है, शिफ्ट होगा, मान लो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो भाई ये ऑक्सीजन इधर लोन पर शिफ्ट कर देगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो हम कहेंगे RCO, तो हो गया नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव होते ये लोन पर इधर शिफ्ट हो गया, तो बच्चों ये डबल बॉन्ड O और H, ठीक। तो एक बार आपको डबल बॉन्ड यहां नजर आ रहा है, दूसरी बार आपको डबल बॉन्ड यहां नजर आ रहा है, ठीक। तो बस ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पिछली बार हमने कार्बोक्सिलेट आयन का बनाया था, है ना, और इस बार हमने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, पढ़े इसको। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो C7H6Cl2, तो पहले दिमाग लगाओ, कार्बन 7 है और हाइड्रोजन तो 6 ही है,
मतलब सीधी श्रृंखला तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट चेन बनाने जाऊंगी ना तो क्या होगा, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन कम से कम डबल या डबल से एक दो कम, लेकिन डबल वाली रेंज में तो चाहिए। आप तो कह रहे हो नहीं कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन 6 ही। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो NaOH से रिएक्ट करके C7H6O देता है। ठीक है भाई, और B देता है, ठीक है, और मैं उसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो C7H6O2। तो देखो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में खाली एक ऑक्सीजन का ही फर्क है ना, C7H6O और C7H6O2, मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ गया है और तो कुछ है नहीं, और वैसे भी ऑक्सीडेशन ही कह रहा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, अब C को मैं HNO3 और H2SO4 से हीट करूं तो ये बनता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है NO2 ग्रुप जोड़ा है इसने। देखो NO2 अगर मैं बाहर निकाल दूं तो पीछे 2 ऑक्सीजन रहते हैं C7H5 और O, तो ये कुछ किसका ऑक्सीडेशन करना है, इसका C का। हाँ, तो C7H6O2 तो है ना, तो ये वापस आ जाए और हाइड्रोजन निकालूंगी उसी जगह तो NO2 लगेगा। ठीक है, फिर B को मैं और हीट करूं तो E भी बनता है NaOH के साथ और सोडियम बेंजोएट। अच्छा, थोड़ा तो हेल्प मिला। B को गर्म करो, B क्या था हमारे पास, B ये था C7H6O। चलो इसको पकड़ते, तो मैं B से शुरू करता हूं, थोड़ा हिंट मुझे B का मिला, तो मैं A है, ठीक है, A है मेरे पास C7H6Cl2, पता नहीं क्या है। ठीक है, A की रिएक्शन मैंने NaOH से करी। ओके, A की रिएक्शन मैंने NaOH से की ना, तो मुझे B मिला। ओके, B का फॉर्मूला है C7H6। अच्छा, CBC 2008 में आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखते ना, जगह कम है, तो देखो C7H6Cl2। ठीक है, सीधा दिमाग ना लगाएं कि बेंजीन बना दो और ऐसा कुछ कर दो, थोड़ा वेट करें, है ना, थोड़ा इसी से ही हिंट निकालेंगे। भाई ये A था, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH से करती हूं तो मुझे B मिलता है, और B जो है वो क्या है, C7H6O। ठीक है, अब B के साथ बहुत कुछ है। B की लास्ट वाली रिएक्शन देखो, B को अगर मैं NaOH के साथ गर्म करती हूं, ठीक है, B लिख दिया, NaOH लिख दिया, B तो लिखा वही है, NaOH लिख दूं, है ना, और कंसंट्रेटेड NaOH, और मैं इसको हीट करूं तो मुझे 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, एक तो E पता नहीं क्या है, और एक मिल रहा है C6H5COONA। ठीक है भाई, अब बच्चों दिमाग लगाओ कि B को NaOH से ऐसा क्या मिल जाएगा कि ये 2 चीजें बनाएगा, तो इसका मतलब B के 2 मॉलिक्यूल होंगे, तभी तो एक बना और दूसरा बना। अब ये जो बना है C6H5COONA, तो भाई ONA तो यहां से मिल जाएगा, यानी कि C6H5C डबल बॉन्ड O, है ना, और H ये तो इसी का कंपाउंड है, तो बच्चे C6H5C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H C6H5C डबल बॉन्ड OH, शायद बेंजल्डिहाइड नहीं साउंड कर रहा, तो क्या B तो बेंजल्डिहाइड है, हमने पकड़ लिया यहां से। ठीक है, तो बच्चों यहां से मुझे आइडिया लगा कि B तो बेंजल्डिहाइड है ना, और वैसे भी चेक कर लो बेंजीन, ये C6H5 है, एक कार्बन और मिला दिया तो C6H7 हो गया, H5 और हाइड्रोजन बाहर, ये H6 हो गया, और O, तो मैं कहूँगा B तो पकड़ लिया हमने बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया देता है, देखो बेंजल्डिहाइड केनिज़ारो, तो एक सोडियम सॉल्ट और दूसरा क्या होता है, तो केनिज़ारो में क्या होता है, विषमानुपातीकरण, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो केनिज़ारो में एक का तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मेरे पास है, और रिडक्शन प्रोडक्ट तो मैं कहूंगी बचा क्या, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, इतनी देर से तो पढ़ रहे, अल्कोहल CH2OH। तो मैंने E पहचान लिया, मैंने B पहचान लिया, अब मैं रिएक्शन अपने हिसाब से चालू कर सकती हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहले है C7H6Cl2, तो मुझे बताओ इसमें भी बेंजीन तो है और एक कार्बन एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुछ भी बना रही हूं तो ये कार्बन तो आ ही रहा है, तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ A जो है बच्चों वो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है ना, और ये Cl2 है, तो ये दोनों Cl में यहां लिख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये दोनों Cl में लगे बेंजीन पे लगाऊं
तो मेरा कभी NaOH से रिएक्ट करेगा नहीं। हेलोएरीन है, हेलोएरीन कभी भी NaOH से रिएक्ट करता नहीं। तो मैं कहूंगी कुल मिला के क्या होगा, ये NaOH तभी रिएक्ट कर पाएगा जब ये दोनों क्लोरीन जो है साइड चेन पे होंगे, तभी रिएक्शन। अब तो लेगा, आपको कैसे पता कि 2 NaOH लेने, एक ले लेते। तो मैं ले तो लेती, लेकिन ये कह रहा है कि B ये है और B में कोई क्लोरीन नजर आ नहीं रहा, तो मैं सारा क्लोरीन कैसे हटाऊंगी, एक NaOH से तो नहीं हटा सकती, तो मैं सारा क्लोरीन 2 NaOH से हटा सकती हूँ। तो मैं कहूंगी लो ये 2 NaCl तो गए तुम्हारे, ठीक है। तो बेंजीन पे आएगा CH OH, तो भाई वाटर में यही निकाल देती, क्योंकि कार्बन पे 2 OH तो वैसे भी अनस्टेबल होते हैं। तो बेंजीन पे CHO, तो A तो हमने सही पहचान लिया, और बेंजीन पे CHO ये बेंजल्डिहाइड है, ये हमने B भी पहचान लिया, ठीक है ना। C7H6O चेक कर लो, ये कहीं। अब B ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C7H6O2, तो मैं बेंजीन का ऑक्सीडेशन करूं, सॉरी बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूं, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में बेंजोइक एसिड मिलेगा, उसमें कोई तकलीफ थोड़ा नहीं, तो मिल रहा है ये तो। और ये कह रहा है ये आपका C है, तो बिल्कुल C भी पकड़ लिया हमने, ठीक है ना। A क्या है, तो बच्चों A है बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड, B क्या है बेंजल्डिहाइड, C क्या है बेंजोइक एसिड। अब क्या कह रहा है, C ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HNO3, लो भाई इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ गर्म करो, तो HNO3 नाइट्रो ग्रुप देगा, इससे ज्यादा क्या। और COH ग्रुप तो अभी पढ़ा था, -M इफेक्ट शोइंग ग्रुप है ना, -M इफेक्ट मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है। तो तुम्हें पता है डोनेटिंग ग्रुप तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है और विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिव होता है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अगर नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराने जाओगी तो बच्चों नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा लो, तो ये बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और ये आपका क्या है E, तो हमने E भी पहचान लिया, समझ गए ना। नाइट्रो ग्रुप मेटा पे क्यों लगाया है, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई नाइट्रो मेटा पे आए। अब B को NaOH के साथ गर्म करने पे, ठीक है भाई। अब ये रहा B, अब B को अगर मैं कंसंट्रेटेड एल्केली के साथ गर्म करूंगी बच्चों, तो बेंजल्डिहाइड तो हमें पता ही है, बेंजल्डिहाइड अंडरगोज केनी-ज़ारो रिएक्शन, और केनी-ज़ारो में एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, एक रिडक्शन प्रोडक्ट होता है। तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजीन पे COONA, सोडियम बेंजोइड, ठीक है। तो आपके पास B को हीट किया, E और सोडियम बेंजीनॉइड बना, तो बच्चों E है बेंजाइल अल्कोहल और साथ में है सोडियम बेंजीनॉइड, ठीक है। तो देखो कहां से पहचाना, यहीं से मत स्टार्ट कर देना कि हाँ मैं बेंजीन ले लेता हूँ 2 क्लोरीन लगा देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ नहीं क्लियर होगा कि दोनों क्लोरीन बेंजीन रिंग पे है कि साइड वाली चेन पे है। कहीं ना कहीं एक हिंट ऐसा जरूर होगा कि आप डायरेक्ट उस बात को समझ पाओ। जैसे यहाँ तुम समझ गए थे, यहाँ से यहाँ गए ऑक्सीडेशन, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ का जो फॉर्मूला होगा उसमें ऑक्सीजन की एंट्री करानी, एल्डिहाइड सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है, तो बस एक ऑक्सीजन ही ऐड होता है, तो ये एल्डिहाइड था, ये एसिड था। नाइट्रिक एसिड से तुम देखो नाइट्रो ग्रुप की एंट्री, लेकिन वो पहचानना पड़ेगा नाइट्रो ग्रुप कैसे है, ऑर्थोपैरा पे लगाना है कि मेटा पे लगाना है, ठीक है। और B को NaOH के साथ गर्म किया तो C6H5COONA मिला, तो इसका मतलब B में बेंजीन रिंग तो है और एक कार्बन एक्स्ट्रा है, यहां से इसको पकड़ा था बच्चों अपन ने बेंजल्डिहाइड, फिर अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो CBSE 2008 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हुए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।